लेकिन इस वक्त सीधे रुख करेंगे हम लोकसभा का, जहां पे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस हो रही है और बोल रहे हैं राजीव प्रताप रूडी। एक मिनट, मैं आज यहाँ एक मिनट प्लीज। बहुत सारे नए सदस्य हैं, कुछ दिन बाद आए हैं सलीम जी, फिर भी परंपरा मत भूलो। जब यहाँ स्पीकर खड़े होते हैं कुछ भी बोलने के लिए, यू हैव टू सिट डाउन, ओके, दैट इज वन थिंग। दूसरी बात यह है कि बोल रहे हैं, आप सबको भी मौका मिलना है, कुछ भी बोलना। आप भी जानते हो सब अच्छे वक्ता हो, थोड़ी प्रस्तावना होती है, सर करो उसको प्लीज, इसको भी करना प्लीज। ऐसा इंटरप्शन अच्छा नहीं है। आई मीन जी बोल रहे हैं, सब्जेक्ट पर ही बोल रहे हैं, प्लीज खड़गे जी प्लीज। महोदय जी थोड़ा एक बार इस पूरे मैंडेट का विश्लेषण किया जाए। आप भी सीनियर हैं, अच्छा महोदय ये सच्चाई। अब चलिए वो इनको अब मैंडेट का विश्लेषण किया जाए। यस। कांग्रेस पार्टी जो इस देश में पिछले 65 वर्षों में लगभग 55 वर्षों तक शासन करती रही है, इन लोगों ने 464 उम्मीदवार दिए और इनकी संख्या आज इस सदन में 44 है, और वो घट करके 28% से 19% चली आई। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में 428 प्लीज 2 अंक में आ गए, 3 अंक भी नहीं प्राप्त कर सके। और भारतीय जनता पार्टी ने 428 उम्मीदवार दिए और आज इस देश में अकेली ताकत पर 282 की संख्या में सदन में बैठे। लेकिन यह महत्व नहीं है, क्योंकि बहुत राज्यों में हम थे और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण विषय एक है जो शायद इन्हें अब सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पश्चिम बंगाल, जहां के महोदय ये हमारे मित्र हैं और इनकी मुख्यमंत्री हमारी बहन की तरह हैं, लेकिन ये आज इनको शाम को डांट पड़ेगी, क्योंकि ये राजीव प्रताप रूडी को तंग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आप सुनने के लिए, मैं जानता हूं कि क्यों आप परेशान हैं। आप पश्चिम बंगाल में महोदय भारतीय जनता पार्टी का प्रतिशत 6.14 था। आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 10% बढ़ा के 16.8%। असम में हम थे, वहां 16 से हम 32 पहुंचे। लेकिन तमिलनाडु में जहां हम 6.4% थे, आज बढ़कर के 10.4% है और हम बढ़ रहे हैं। सीटें नहीं आई महोदय, लेकिन कुछ संकेत मिल रहे हैं इस देश में। और उत्तर प्रदेश में तो मत पूछिए, 17% पर थे, आज हम 42% पर आए। लेकिन ये क्यों हुआ महोदय? मैं भाजपा की कृपा, भाजपा के कारण मैं चुनाव लालू यादव से हारने के बाद मैं राज्यसभा में था, और उसके पश्चात मैं हर बार कहता था सदन में उठकर कि ये क्या है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, और दिल्ली में यूपीए की सरकार को चलाने के लिए यहां एक साथ बैठे हैं। देश की जनता सब देख रही थी, और जो हम नहीं कर सके वो देश की जनता ने इन तीनों को सबक सिखा दिया, और ये पूरा का पूरा सबक ये सीख गए। उत्तर प्रदेश में आज एक परिवार के कुछ सदस्य बने हैं, और एक पार्टी का तो पता ही नहीं चला कि वो कहां चले गए, वो विरोध के लिए भी सदन में नहीं आ पाए। और कुछ लोग हैं जिन्हें आना चाहिए था वो आए, ठीक है। और देखिए, हम क्षेत्रीय पार्टी की बड़ी बहुत सम्मान करते थे, लेकिन ये देश में कभी कल्पना नहीं था कि एक राष्ट्रीय पार्टी को हमें क्षेत्रीय पार्टी के रूप में इस सदन में स्वागत करना पड़े। ऐसी कल्पना हमने कभी नहीं की। और ठीक है महोदय, इस देश में इस बार का मतदान देखिए 66% और 10% की वृद्धि। मतदाताओं की संख्या जहां 80 करोड़ पहुंचा, वहां चलिए, अगर आप सब लोग को ये सुनने में, जो देश के लोग सुनना चाहते हैं, तो ये मैं सब विषय महोदय इनको मंजूर नहीं है कि इनको कोई विश्लेषण सुनना है, इसलिए विश्लेषण छोड़ देता हूं। चलिए मैं छोड़ देता हूं, आपको आंकड़े पसंद नहीं है, वैसे भी आप लोग नहीं सुनना चाहेंगे। लेकिन ये मैंडेट किस लिए है? और मुझे याद है सुषमा स्वराज जी यहां बैठी हैं, प्रतिपक्ष की नेता, और संविधान में प्रावधान है कि भाई प्रतिपक्ष का नेता तय करता है, बैठ करके सम्मान करता है कि सीवीसी की नियुक्ति हो, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति हो, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति हो,
लोकपाल की नियुक्ति हो, इसमें प्रतिपक्ष का नेता अपनी सहमति या असहमति देता है। वो दूसरी बात है कि कांग्रेस यूपीए की सरकार, सुषमा जी कुछ लिखती थी, प्रधानमंत्री उसे काट कूट करके अपने मन के कर देते थे, नियुक्ति फिर उच्चतम न्यायालय से काटा जाता था। मुझे तो संकट इस बात का दिख रहा है कि संविधान में हम अगर विमर्श भी करना चाहें संवैधानिक अपॉइंटमेंट के लिए तो किससे करें, बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। लेकिन फिर भी हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके सुझाव लेंगे, आपको बुलाएंगे, जो भी प्रक्रिया है सभी सांसदों के साथ, और आप सबको साथ लेके चलेंगे। आप शोर मत मचाएं, हम जरूर आपको इस देश के निर्माण में साथ लेके चलेंगे। इसके लिए सरकार वचनबद्ध है। सुनो ना, इसके लिए सरकार, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री बड़े दिल के हैं, बड़ा दिल है उनका, और हम सबको साथ लेके चलेंगे। लेकिन एक बात याद रखना महोदय, 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 मैं हम सब आपका सुझाव लेंगे, सब आप, सोनिया जी आप भी कुछ कहेंगे हम जरूर सुनेंगे, मुलायम सिंह जी आप भी कुछ कहेंगे जरूर सुनेंगे। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि जिस तरह से आपने देश को 65 वर्ष चलाया है, उस तरह का एक सुझाव भी आप लेके आएंगे तो हम कतई उसे स्वीकार नहीं करेंगे। और इस देश का मतदान, प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि हमारी बाल्टी छोटी थी, मत तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी के और उनके सहयोगी के लिए और भी ज्यादा था। हमारी बाल्टी छोटी थी महोदय, और अगले बार 2019 के चुनाव में हमारी बाल्टी और भी बड़ी होगी और हमारा वोट और भी ज्यादा होगा। महोदय, आखिर इस वक्त हम उन लोगों को कैसे याद न करें सदन में जिन्होंने इतनी बड़ी जीत दी है। भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता इस देश में, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, सभी इकाइयों के कार्यकर्ता, सब लोगों ने, आईटी सेल, तमाम मीडिया सेल के लोगों ने, और वैसे लोग जो इस देश में जिसकी पहचान मेंबरशिप पर नहीं होती है, जहां इस देश में कहीं भी अगर नारा सुनाई दे भारत माता की जय, तो समझिएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वो व्यक्ति वहां खड़ा है जिसकी कोई साधन नहीं। और हम उसकी पहचान करते हैं, उसके तमाम लोगों को जो आज तक कभी भी अपने आप को आगे नहीं रखते हैं, वैसे लोगों का स्नेह और शुभचिंतक हमारे साथ थे, जो 57,000 गांवों में है, जो सेवा कार्यकर्ता करते हैं। लेकिन how do we predict the future? Alan Kay was a literaturist and a famous man. He said, how do we predict the future? भविष्य हमारा कैसे होने वाला है? Best way to predict future is to invent it. And the Bharatiya Janata Party and the workers of the Bharatiya Janata Party have invented Narendra Modi, and that is our future. महोदय, लेकिन आखिर ये पूरा मैंडेट क्यों था? विश्वास के लिए। एस्पिरेशंस तो होंगे, हर आदमी कुछ बड़ा बनना चाहता है, कुछ बड़े पद पर जाना चाहता है, लेकिन इट्स अबाउट होप मिस्टर हुडा, इट्स ऑल अबाउट होप। और क्या विश्वास था हमारे प्रति मिस्टर होप? इट वॉज ऑल अबाउट होप। और होप क्या था? एक साधारण गरीब का था कि 2 जून की रोटी हमें मिले, उसका विश्वास था नरेंद्र मोदी के प्रति। एक मां जो गर्भवती है, उसका विश्वास यह था कि जब मैं होश में आऊं तो मेरा बच्चा मेरे हाथ में जीवित मिले और मेरे छाती से लगा के मैं उसे दूध पिला सकूं। एक मां का ये उम्मीद था। नौजवान का इस देश में क्या उम्मीद है? उसे रोजगार चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में क्या उम्मीद है? बदायूं की घटना के बाद कि कम से कम अगर हम बाहर जा सके तो शौच। मुझे याद है मेरे पटना के बगल में जो छपरा संसदीय क्षेत्र है, सारा उसके बगल में एक गांव में गया, वहां महिला ने मुझसे कहा कि साहब शौच का जगत तो शौच का व्यवस्था नहीं है, और कभी दूसरे के धरती पर अगर हम शौच उपयोग करने जाते हैं तो लोग हमें मार के भगा देते हैं। आज भी 65 वर्ष के बाद ये देश की स्थिति है, उसकी सोच है, उसकी भी एक उम्मीद है। शहरी महिला को वो सुरक्षा चाहती है और गैस के सिलेंडर का दाम कम चाहती है, वो भी एक उम्मीद में बैठी है। लोअर मिडिल क्लास, मैं आ रहा हूं, वहीं आ जाऊंगा। मिडिल क्लास बाइंडिंग कमिटमेंट कीजिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर, चाहे बाली कन्वेंशन हो, चाहे वो क्योटो प्रोटोकॉल हो। हम तो जानते हैं चीन आज हमारे साथ खड़ा है। अगले साल 10 साल में कोयले का उपयोग करके चीन अपनी बिजली का उपयोग पूरा कंप्लीट कर लेगा और फिर भारत के साथ खड़ा हो जाएगा और भारत पर दबाव डालेगा कि आप अपने कल कारखाने रोकिए, आप अपने
बिजली रोकिए, आप अपने और ये चुनौती है, इसलिए आज हमें चाहे जो कुछ करना पड़े, एक लक्ष्य के तहत अगले 10 वर्षों में हमें इस देश की बिजली का उत्पादन पूरा करना होगा। जो लक्ष्य स्थापित हुआ है, चाहे अपारंपरिक स्रोत से हो, चाहे हाइडल से हो, चाहे कन्वेंशनल हो, इस देश की बिजली जो इस विकास का नींव बन सकती है, उसे हमें पूरा करना होगा और ये सरकार का संकल्प है। महोदय, इस देश में प्रत्येक माह 10 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं और जो टारगेट है लगभग 1.25 करोड़ लोग हर वर्ष। और हम लोग इसमें अगर उदाहरण ले, चीन ने गरीबी कैसे भगाया? उसने यह तय किया कि जो फार्म सेक्टर है उसमें से लगभग 40 करोड़ लोगों को नॉन फार्म सेक्टर में पहुंचाया और उसके हिसाब से वो परिवार हम उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन आज भारत में क्या हो रहा है? Adil Ranjan ji, nothing will go on record. महोदय, और आज भारत में यह स्थिति है कि 12 करोड़ लोग, उसी पे बोल 12 करोड़ लोग सामान्य जीवन से वापस कृषि क्षेत्र के जाने की स्थिति में हैं। और यह है यूपीए सरकार की देन कि दुनिया भर में देखा गया है कि जहां लोग अगर विकास और गरीबी से लड़ना हो तो फार्म सेक्टर से निकल के इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाते हैं। लेकिन भारत की ऐसी स्थिति हो गई है पिछले 10 वर्ष में कि 12 करोड़ लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर से निकल करके फार्म सेक्टर में जाने के लिए तैयार है। यह स्थिति उत्पन्न कर दी है हमारे मित्र